अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम, जैसा कि आप जानते हैं, रावलपिंडी बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 5, पेज नंबर है 14, चैप्टर नंबर है 1, होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, जैसा कि हम अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और हम देख रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी हमारे पास पेज नंबर 14 पर जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म्स। ये केचवे टाइप होते हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम हम देखते हैं कि किस तरह से पाया जाता है। अच्छा, मैगेट्स और चीज़ होती है, अब इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। अच्छा, बुक के हवाले से पहली चीज़ आपको एक और बताता चलूँ कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें किसी जगह स्पेस नहीं है, तो उसको पढ़ना जो है ना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। Earthworm is an ideal example of another type of tubular excretion system called an मेटानेफ्रिडियम। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने समझनी है कि अर्थवॉर्म जो है वो भी एक ऐसा, यानी कि जस्ट लाइक अदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जिनके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है। तो मैं एक बार फिर ये एक्सप्लेन करता चलूँ, मैं अपने लेक्चर्स में साथ साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना जनाब, इसमें किडनीज इन्वॉल्व नहीं होते, ये किडनीज का सिस्टम होता है। इट डज नॉट हैव किडनीज, इट डज नॉट मीन दैट इट हैज़ किडनीज। ह्यूमंस में भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है लेकिन किडनीज के साथ अटैच होता है, किडनीज का सब सिस्टम होता है। लेकिन अर्थवॉर्म्स में किडनीज नहीं होते, इसमें सिंपली ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो वही काम करता है जिस तरह इंसान के अंदर ब्लड स्ट्रीम फिर वो जाती है किडनीज में और वो फिर सारा प्रोसेस होता है और वो फिल्टर होता है, फिर वो यूरिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली अर्थवॉर्म के अंदर ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है विदाउट किडनीज, और ये इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म एज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, ये मतलब है प्लूरल है। मेटानेफ्रिडियम जो है ना ये सिंगुलर है। इससे पहले अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया इज प्लूरल एंड बैक्टीरियम इज सिंगुलर। इसी तरह से मेटानेफ्रिडियम इज सिंगुलर एज कंपेयर टू मेटानेफ्रिडिया, ये प्लूरल में यूज होता है। तो इसमें जोड़ा होता है एक मेटानेफ्रिडिया का किसमें जो भी अर्थवॉर्म होता है, ठीक है। This system has an internal ciliated opening, the nephrostome, immersed in colmic fluid and enveloped by network of capillaries। और ये वही चीज़ होती है, उसमें सीलिया होती है। और सीलिया का क्या काम होता है जनाब, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड को, फीसिस को आगे की तरफ वो पास करता जाता है टिश्यूज़ के अंदर, और वो चीज़ जो है वो आगे सिरकती जाती है, यानी उसको आगे धकेलता जाता है। अच्छा जी, नेफ्रोस्टोम collects colmic fluid as fluid moves along the tubule epithelium, reabsorbs salt from the lumen and sends to blood vessels surrounding the nephridium। Very simple। जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ता है ट्यूबूल के अंदर, तो फिर वो जो एपिथेलियम होता है ना, वो साल्ट को एब्जॉर्ब करता जाता है ल्यूमन में से, और फिर इसको वो ब्लड वेसल्स में भेज देता है। द लेफ्ट ओवर अपीयर्स एज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और फिर जो चीज़ बचती है जो एक्सक्रीट होती है, एंड दिस इज़ बेसिकली नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच इज़ ऑब्वियसली डिस्कस्ड बिफोर। सो जनाब, ये इसका आगे डायग्राम भी है और आप देख सकते हैं इसका ब्लेडर सिस्टम, सेप्टम और इसकी कैपिलरी नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये मैं साथ साथ अपने जो मेरे सप्लीमेंट्री यानी कि जो मैं सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ उसके साथ मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये समझाता रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अलग होती है, तो फिर मैं उसको बुक के लेक्चर में लेकर नहीं चलता हूँ। वैसे ये डेफिनेटली जब आप इसको समझ लेते हैं थ्योरेटिकली भी, तो ये आपको समझ आ जाता है कि किस तरह से जो है ना कलेक्टिंग ट्यूबोल्स और फिर वहाँ से वो सारा सिस्टम जाता है, और नेफ्रिडियोसोम और फिर नेफ्रिडाइफोर जो है ना उसमें से वो किस तरह से जो है ना वो एक्सक्रीट होता है और किस तरह से वो सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं। तो ये अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसका डायग्राम है। अब कॉकरोच की तरफ चलते हैं जनाब, यानी कि ऑब्वियसली लाल बेग। तो जनाब देखते हैं कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। बड़ा सिंपल सा है जनाब। देखें, जितने टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, पर्टिकुलरली इन द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी पाउडर्स फ्रॉम हेमोलिम्फ इन साइनसिस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, इसको आपने प्रोनाउंस जो करना होता है ना, अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। मेल्फिगियन ट्यूबुल होता है ये वर्ड, यानी मेल्फिगियन। कुछ लोग इसको मेल्फिजियन और इस तरह भी है, मेल्फिजियन भी कह सकते हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन, पर मेल्फिगियन ट्यूबोल्स हैं जी।
तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये इसके जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी, ये जो कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच है, तो इनके अंदर ये सारी जो कलेक्शन होती है ये हेमोलिम्फ से होती है साइनसेस में थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्फिगियन ट्यूबोल्स। दीज मेल्फिगियन ट्यूबोल्स रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। सिंपल, खून में से जो भी उसका जो भी नाइट्रोजन जैसे कि अमोनिया वेस्ट होता है वो सारा जो है वो वहाँ से रिमूव करता है। दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी खारिज करने का जो कि डाइजेस्टिव, उसकी हाजमे की जो ट्रैक्ट या नाली होती है उसके साथ अटैच होता है। The epithelial lining of the tubule transports solutes including salts and nitrogenous waste। यानी एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है ना ट्यूबोल की, ये सल्यूट्स और जिसमें सल्यूट्स के अंदर साल्ट्स होते हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, वहाँ से होमोलिम्फ से ट्यूबोल ल्यूमन तक भेजता है। और फ्लूइड देन पासिस टू हिंड गट इनटू द रेक्टम। हाइंड गट का मतलब होता है पिछला, यानी पेट का पिछला हिस्सा। गट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड टू पेट, और हिंड या हाइंड इसको हम कह सकते हैं, हाइंड भी कह सकते हैं, हिंड भी कह सकते हैं, पिछला हिस्सा, इनटू द रेक्टम, और फिर वो उसके रेक्टम तक पहुंचा देता है। वहाँ से फिर ये जो है ना, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो एक लास्ट फ्रेज है इसको समझना है। रेक्टम रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर। फिर जो उसका रेक्टम का हिस्सा होता है, जो जाहिर है कि इंसानों में भी होता है और ये आपको पता है बिल्कुल लास्ट एंड पर ये पार्ट होता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है साल्ट्स और वाटर, यानी जो उसके अभी आपने इससे पहले पढ़ा है सल्यूट्स, और उसके बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है ना, वो एज सॉलिड एक्सक्रीटा के तौर पर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, यानी फीसिस या स्टूल कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एंड क्रिस्टल अलोंग द फीसिस। ये मतलब है, ये मैं हमेशा ये वर्ड बताता हूँ कि ये जो फीसिस है ना, बेसिकली ये स्टूल के लिए यूज़ होता है, एज अ प्लूरल नाउन है जो वेस्ट खारिज होता है किसी भी इंसान का इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो जनाब ये है, और आप इसका डायग्राम में देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ये इसका जनाब आपको पता है हाइंड गट है जिसमें रेक्टम और इंटेस्टिन्स हैं, और यहाँ से ये चीज़ जो है वो खारिज हो जाती है, वेरी सिंपल। तो जनाब आगे चलते हैं और इसका ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये बॉक्स बाज़ औक़ात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ में से MCQ बन जाता है। इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटिव वेस्ट विद फीसिस। इन ऑल अदर एनिमल देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जी, यानी मतलब ये हुआ कि इनका कोई अलग से जो है ना यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। ये जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है ना, इसको वो अपने फीसिस या स्टूल से वो जो है ना उसके थ्रू जो है वो खारिज करते हैं, वट एवर जो भी उनका होता है। इन ऑल अदर एनिमल्स, और जो बाकी दूसरे एनिमल्स है, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो जनाब ये तो हो गया जी। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे जानदारों की तरफ जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका एक स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम होता है। उनकी एक्सक्रीशन किस टाइप की है, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर है जो उनका एक स्पाइन का। द एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, द इनवर्टिब्रेट्स chordates have segmentally arranged excretory structure throughout the body like the metanephridia in earthworm। बिल्कुल जनाब, इसका मतलब ये है कि जो आपके वर्टिब्रेट्स के एक इंसिस्टर्स चले आ रहे हैं, आबाओ अजदाद जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनका कॉर्डेट्स हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो जस्ट लाइक अर्थवर्म के जो आपने अभी पढ़ा है मेटानेफ्रिडिया, उसकी तरह, और फिर वो सेवेल्वो के जो है ना वो चीज़ आगे बनी है। दिस कैरेक्टर इज़ वेल represented in primitive vertebrate hagfish which have kidneys with segmentally arranged tubules। और फिर यहाँ हैगफिश की एक मिसाल दी गई है, इसके ऊपर भी मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। ये हैगफिश किस काम करती है, इट हैज़ ऑब्वियसली किडनीज विद सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूबोल्स, और वो ज़ाहिर एक पूरा एक निज़ाम होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। हाउएवर द contrasting developments proceed in evolution in other vertebrates with the appearance of kidneys. Kidneys contain numerous tubules not arranged segmentally, closely associated with dense network of capillaries। और ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, अभी ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। किडनीज का स्ट्रक्चर है, द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनीज इज नेफ्रॉन। यू नो कि ये सारा जो है अब आपको समझ आ गया है, और ये इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, और ये अब यहाँ पर भी देखें कुछ इसके करेक्टर्स मिसिंग है, बट मैं इसको अंडरस्टैंड कर गया हूँ। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, अच्छा जी अब आते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर चलूँगा।
नॉर्मल मैकेनिज्म, सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि इंसानों का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका एक मैकेनिज्म जो है ना वो डिस्कस होना बड़ा ज़रूरी होता है, एक निज़ाम। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और फिर जो हम खाते हैं कोई भी चीज़ हम डाइजेस्ट करते हैं तो वो किस तरह से हमारे दौरान खून का हिस्सा बनती है, और उसमें से एनर्जी, मैं अब अलग अलग नाम नहीं लूँगा, मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और सो एंड सो, तो मैं एक सिंपल नाम लूँगा, एक कलेक्टिव नाम लूँगा एनर्जी का, और वो एनर्जी हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, और उसके नतीजे में फिर वो वेस्ट भी बनते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स में जाते हैं, फिर वो वहाँ से दौरान खून से निकल कर और फिल्टर होकर और वो सारे के सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जनाब ये एक पूरा एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है इंसान का, और ये जितनी भी चीज़ें हमारी जनरेट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये बेसिकली इसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है, यानी कि अ वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म, कुछ लोग इसको मेटाबॉलिज्म भी पढ़ते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आई प्रोनाउंस इट एज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जनाब आप पेज नंबर 17 की तरफ चलते हैं, एंड व्हाट वी हैव, देखें, दीज इंक्लूड यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अभी रिसेंटली आप मेरा एक लेक्चर देख सकते हैं सप्लीमेंट का, उसमें आपको ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह अमीनो और फिर उससे अमोनिया फिर उससे यूरिया बनता है, फिर यूरिया में किस तरह से जो है ना लिवर पार्ट प्ले करता है और वो किस तरह से जो है ना वो फिल्टर आउट होता है हमारी बॉडी से, वो सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर यूरिक एसिड है जो जानवरों के अंदर होता है कि किस तरह से यूरिक एसिड को वो जो है ना एक्सक्रीट करते हैं। बहरहाल जी अभी देखते हैं कि यूरिया जो होता है ना वो ऑब्वियसली जब अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्रेटिनाइन, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मसल क्रेटिनिन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये भी हमारे खून में शामिल होता है, और इसका भी एक लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, फिर बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, ब्रेक डाउन एंड मेटाबॉलिटीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी हार्मोन्स सेक्रीट करती है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें बहुत मशहूर हार्मोन्स जो हैं एक दो आपको यकीनन पता होंगे। इंसुलिन है जो हमारा लबलबा यानी कि पेंक्रियास सेक्रीट करता है, इसी तरीके से आपका जो है ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायरक्सिन जो है ना उसको वो सेक्रीट करता है, तो ये सब बहुत सारे हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड इनटू द बॉडी सच एज पेस्टिसाइड्स, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ना इनमें जहरीले मादे भी होते हैं जो ज़ाहिर है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और फिर उसको डिटॉक्सीफाई कौन करता है, लिवर करता है, ये भी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवाता जा रहा हूँ कि लिवर उसको डिटॉक्सीफाई करता है, उसको लेस टॉक्सिक जो मटीरियल हैं या सब्सटेंसेस हैं उनमें कन्वर्ट करता है, और दे आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी सच एज पेस्टिसाइड, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स, और ये फिर मुख्तलिफ चीज़ें आप देख सकते हैं। ये पेस्टिसाइड्स इस तरह की अद्वियात होती हैं जो जरासीम कुश स्प्रे होते हैं, ड्रग्स, मुख्तलिफ दवाएँ, मुख्तलिफ वट एवर लाइफ सेविंग ड्रग्स भी इसमें कहलाई जा सकती हैं, इसमें एडिशन जो एडिक्शन लोग करते हैं उस तरह की भी ड्रग्स हो सकती हैं। फिर फूड एडिटिव्स हैं, यानी खाने के अंदर बहुत सारी जो हम सब्सटेंसेस को शामिल करते हैं जो यूँ कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल होते हैं, सिर्फ उसका टेस्ट बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी चीज़ें। द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी काजेज सीरियस हैजर्ड्स, सो दे हैव टू बी एलिमिनेटेड बाय एक्सक्रीटिव सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये जो टॉक्सिक या टॉक्सिन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, दे मस्ट बी रिलीज्ड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज दे विल कॉज सीरियस हैजर्ड्स, ख़तरनाक हमारे लिए मसाइल बना सकते हैं। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जनाब। ये है जी लिवर एंड किडनीज। ये याद रखिएगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर दो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और आपस में मतलब है कि एक टेंडम बनाकर काम कर रहे होते हैं। दे आर बेसिकली लिवर एंड किडनी। दे आर प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो ये स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो मोटी मोटी याद होनी चाहिए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जो दो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो लिवर एंड किडनीज हैं। ये याद रखिएगा। वैसे तो ऑब्वियसली ब्लेडर को भी आप कह सकते हैं, यूरेथ्रा भी कह सकते हैं, मतलब उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी मैं जस्ट दो मेन ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट प्ले कर रहे हैं और ऑब्वियसली डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर आपके जो पूरा प्रोसेस होता है एक फिल्ट्रेशन का, उसके अंदर लिवर और किडनीज का मेन रोल होता है।
लिवर इसके हवाले से मैं पिछले लेक्चर में ये मुकम्मल जो है ना ये मैं बता चुका हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड कर दिया है। और इससे आगे वाला जो आपका रहेगा वो भी मैं इसमें सारा ये कवर कर चुका हूँ, जिसमें आपका जो लिवर होता है वो किस तरह से सिंथेसाइज करता है NH3 अमोनिया को यूरिया में, यूरिक एसिड में, और वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये जितना भी ये टेबल है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आप इसको वो लेक्चर भी देख कर आएँ, उसके बाद इसको पढ़ें। इसमें अगर कोई आपको वर्ड ऐसा मिलता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, फिर यूरिया साइकिल पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इस पर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और इस पर ये इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, एक क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। सो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें ये एक दो वर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, ये अभी मेरी नज़र से गुजरे हैं, तो मैं इनका आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, ये जो हमारे पसीने के गदूद होते हैं, इनमें से जब पसीना खारिज होता है तो इसका जो मकसद होता है ना पसीना खारिज करने का, तो वो ये होता है कि जनाब एक तो थर्मो रेगुलेशन हो, यानी हमारी बॉडी की जो हीट है मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिस्म, तो फिर वो उसको रेगुलेट करता है और वो ठंडा कर देता है, क्योंकि पसीना निकालने का प्रोसेस ही यही होता है कि बॉडी जो है कूल डाउन हो जाती है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है। एंड ऑफ सीबम ऑन द स्किन इट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो सीबम है ना ये एक तरह का मतलब जेल लाइक या इस तरह का आप कह सकते हैं ऑयली एक सब्सटेंस होता है, जिसका काम यही होता है स्किन के हवाले से कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स वगैरह से बचाना और उसकी प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग्स। तो ये सीबम वो होता है। सो बहरहाल आप इसको पढ़ें और ये बहुत आसान है, ये मैं इससे पहले पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब हम चलेंगे जनाब अपने नेक्स्ट ये टॉपिक की तरफ। यहाँ से मैं देखता हूँ अगर टेबल में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ आनी चाहिए। देखें यहाँ डिफरेंट फंक्शंस हैं, सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब होता है जो चीज़ बनती है, क्योंकि देखें जो भी आपकी अमोनिया में होता है ना, विच इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये अब आपके सामने इसका फार्मूला है NH3, ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बन रहा होता है, यानी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। या यूं कह लें कि एक पॉइजनस फॉर्म होती है या टॉक्सिक फॉर्म होती है, उससे लेस टॉक्सिक फॉर्म या डिटॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कम हार्म या कम जहरीली शक्ल में। और इसमें जो मेजर इफेक्ट्स ऑन होम्योस्टेसिस है वो क्या है जी, इनफेस प्रॉब्लम यानी किडनीज है ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन है लाइक प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन और ये चीज़ें हैं। अब ये फाइब्रिनाइजेशन और फाइब्रिनोजन ये एक अलग प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी स्किन किस तरह वो कटाव से और वो वेयर एंड टियर से गुजरती है, फिर वो सारे मामलात होते हैं और फिर ग्लूकोज होते हैं मुख्तलिफ, जैसे ग्लाइकोजेंस वगैरह बनते हैं। ये बाइल जो है ये सारा काम लिवर का होता है जी, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स। फिर स्टोरेज क्या होती है आयरन की, ठीक है, ग्लाइकोजन है, ये भी एक वो है ग्लूकोज है ब्लड का, ठीक है जनाब। और फिर कन्वर्जन क्या हो रही होती है, कन्वर्जन होती है जी एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड इन ग्लाइकोजन ऑब्वियसली, यानी कि जो फालतू ग्लूकोज होता है ना ब्लड में, ठीक है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है बदल जाना फलां चीज़ का फलां चीज़ में। जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत टॉक्सिक जो मटीरियल या सब्सटेंसेज हैं वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी तरह ये चीज़ है, ठीक है। लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मतलब इस तरह के वो होते हैं। फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस आता है। कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना जो एक अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुके होते हैं, ठीक है, उसकी रिसाइकलिंग होती है, ऑक्सीजनेशन होती है टिश्यूज़ की, और फिर और हेमोग्लोबिन जो होता है HB ब्लड का उसके कॉन्स्टिट्यूशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे मैं बता ही चुका हूँ अभी आपको कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे किडनीज़ को टॉक्सिन डिस्पोजल जो होता है ना, जैसे फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, इसकी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है असिस्टेंस मिलती है लिवर की तरफ से। सो जनाब ये आप पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगी। ये देखें एक और टुकड़ा यहाँ पर आ गया और इसको भी आप अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। अब इसमें 15.1 टेबल का इन्होंने रेफरेंस भी दिया, वो भी देख लेते हैं। देखिए लिवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट टू असिस्ट किडनीज इन देयर डिस्पोजल। देखिए लिवर ना सिर्फ ये कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, एक से दूसरी चीज़ बनाना, मिक्स करना। जैसे मैं बहुत सारे पेंट होते हैं मेरे पास, उनको मैं मिक्स करके कोई नया कलर बना रहा होता हूँ, इसको सिंथेसिस कहा जाता है। कोई भी चीज़ है जो बॉडी हमारी बनाती है, जैसे मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस आपने बड़ा मशहूर सुना हुआ है, जिसमें पौधे जो होते हैं ना वो सनलाइट से अपनी खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं,
तो ये चीज़ें हैं सिंथेसिस बनाने को कहते हैं, बट आल्सो हैज न्यूमरस क्रूशियल फंक्शंस ऑफ होमोस्टेसिस इंपॉर्टेंस, मगर इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। दीज फंक्शन बिलोंग टू सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, और ये सारी चीज़ें मैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ये काइंडली आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। और मैं साथ साथ वो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ जो आपकी बुक से रिलेटेड कोई का दुका चीज़ें हैं जो डिफरेंट है इस पेज में, तो वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। देखें, यूरिया जो होता है ना, यूरिया एक ख़तरनाक चीज़ है, तो इसको डिटॉक्सीफाई किया जाता है अमोनिया से, ठीक है। अमोनिया उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और इस पर पूरे प्रोसेस को यूरिया साइकिल कहते हैं। मतलब एक अमोनिया है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, NH3, एंड दिस इज़ टॉक्सिक, और उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन अमोनिया से कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ी जो चीज़ होती है ना उसको छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ज़्यादा हार्मफुल से कम हार्मफुल में ले आते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो आगे फिर उसके लिए चाहिए होता है विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो वो खैर ये चीज़ें जो है ना ये मैं बता भी चुका हूँ कि अगर 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है उसके लिए, तो इसके लिए फिर आपको 50 चाहिए होगा मिलीलीटर, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो यूनरी सिस्टम की तरफ आ जाते हैं इन ह्यूमन बींग्स। आई एम श्योर ह्यूमन बींग्स ही है जी, बिल्कुल। अ पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, नेफ्रॉन्स। यस, हमारे जो किडनीज होते हैं, हमारे जो गुर्दे होते हैं, ठीक है ना, आप जो दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पेयर ऑफ किडनीज, उसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है ना नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है जनाब। ये नेफ्रॉन इनके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। द नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाई रेनल आर्टरीज। नेफ्रॉन्स की जो होती है ना रेनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है, यानी उनको जो भी ब्लड मिलता है वो रेनल आर्टरी से मिलता है, विच लीव ईच किडनी वाई द रेनल वेन। और फिर वो ये खैर समझ आ गई है। द फंक्शन ऑफ किडनीज एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट weight of the kidney account for less than 1% of the total body weight while receive 20% of blood supplied with each cardiac beat. It's very simple. तो ये अब आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ आ गया होगा कि जो किडनीज का वेट है या उसका मास है ना, अगर आप उसको देखें कंपेयर करें पूरी बॉडी से, तो एक 1% है, लेकिन वो पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसके कंपैरिजन में 20% जो वेस्ट है ना, यानी उसमें जो ब्लड होता है वो जाहिर है कि वो उसमें से होकर प्योरीफाई होकर जाता है। 20% वेट जो ब्लड है ना उसको वो हैंडल करता है, जो हर हार्ट बीट आपकी जो होती है ना, कार्डियक बीट जिसको कहते हैं, उसके साथ उसमें सप्लाई होता है। फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड further processing through tubular system, urine is collected in a central cavity of the kidney. It's very simple कि obviously जब फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है ट्यूबुलर सिस्टम में, तो यूरिन जो होता है ना, जो ये कलेक्ट होता है एक आपकी सेंट्रल कैविटी में जो किडनीज के अंदर ही होती है, विच इज़ ऑब्वियसली पेल्विस। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट यूरेटर, और किडनीज में से यानी जब जाता है ना यूरिन, क्या होता है जनाब, ये आपका जो फिल्टर्ड जब निकल जाता है तो उसका जो पीछे एक्सेसिव जो वेस्ट बच जाता है यानी कि ब्लड में से, वो यूरिन होता है। तो यूरिन जो होता है ना वो किडनीज में से निकलता है, एक डक्ट होती है यूरेटर, उसके थ्रू। द यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लेडर, और फिर वो ब्लेडर के अंदर जो है ना जी वो उसमें उसको ड्रेन कर देता है थ्रू यूरेट्रल ऑर्फिल, ठीक है, यूरेट्रल ऑर्फिल्स के थ्रू ये जो है ना उसको वो उसमें इकट्ठा करता है। यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब हम यूरिनेट करते हैं तो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। कहाँ से एक्सपेल होता है? ब्लेडर से, ठीक है, थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा विच एम्प्टीज नियर द विजाइना इन फीमेल थ्रू द पेनिस इन मेल्स। फीमेल में ऑब्वियसली विजाइना होती है विच इज़ ऑल्सो देयर सेक्सुअल पार्ट, और मेल का पीनिस होता है विच इज़ ऑल्सो देयर सेक्सुअल पार्ट, और वो वहाँ से जो है ना वो एक्सपेल हो जाता है, ठीक है जनाब। स्पिंचर मसल्स नियर द, यानी कि इसको स्पिंचर भी कहते हैं, स्पिंस्टर भी कहते हैं, ठीक है। स्पिंचर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लेडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लेडर, यानी कि वो उसको कंट्रोल करते हैं और उसको वो प्रॉपर जो है ना होल्ड करके रखते हैं। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो फिर ये होता है कि वो चीज़ होती है ना थोड़ी सी वो ख़ुद से होना भी शुरू हो जाती है, और यूरिन का जो है ना वो रिलीज़ होना जो होता है वो सम टाइम फिर वो इंसान के अख्तियार में नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें मसल्स बहुत काम करते हैं। सो जनाब ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये आपके सामने है किडनी सिस्टम, और ऑब्वियसली ये एक्सप्लेन करने का तो अब इसको कोई मकसद नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से आपके जो दो किडनीज़ हैं
वो ब्लड इनटेक करते हैं, फिर उसको फ़िल्टर करके जो है ना वो वापस भेजते हैं दिल की तरफ। और जाहिर है फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कलेक्ट होता है। ये आपको येलो कलर की ट्यूब बोल्स नज़र आ रही हैं या ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ से ये आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है विच इज़ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये कलेक्ट होता है, ये डक्ट्स हैं बेसिकली जहाँ से यूरिन आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसके बाद फाइनली यहाँ से एक्सपेल हो रहा है विच इज़ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, और ये यूरेथ्रा यहाँ पर मौजूद होता है और यहाँ से मेल और फीमेल ऑर्गन के अकॉर्डिंगली वो यहाँ से एक्सपेल हो जाता है। सो लास्ट में अब हम पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन के हवाले से द फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जनाब किडनीज में। सो ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ह्यूमन किडनीज आर अरेंज अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मॉड्यूला। ठीक है, दो तरह के ये रीजन्स होते हैं जिनमें ये अरेंज होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। द नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज cortical. However, those arranged along the border of cortex and medulla with their tubular system looping deep in inner medulla are juxtamedullary. ठीक है, juxtamedullary nephrons ये वो होते हैं जो कि कॉर्टेक्स के जो बॉर्डर होता है, जो उसकी साइड्स होती हैं उसके साथ ये अरेंज्ड होते हैं और इनके साथ ज़ाहिर एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम होता है। And these juxtamedullary nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine. और ये आपके जो है ना जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रोडक्शन होती है कंसनट्रेटेड यूरिन की। ये कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है और फिर इसके जो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे। 21 पेज से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक ओवरऑल इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।